अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो ये फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, ये इतना बड़ा फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट अगर एक बार आपने याद कर लिया ना तो पूरा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन एकदम इजीली आपसे बन जाएगा। कॉस्ट शीट का बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये पूरा फॉर्मेट है, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार हम अभी लिखेंगे पूरा फॉर्मेट एकदम डिटेल्ड वे में अच्छे से लिखेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, अब आप बताइए सबसे पहले क्या आना चाहिए। भैया सबसे पहले तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, तो चलिए लाइन खींचते हैं पहले, तो फिर तो आइटम्स आएंगे। पर्टिकुलर्स, तो एक कॉलम बनाएंगे हम क्वांटिटी का, देन हम बनाएंगे रेट पर यूनिट का, एंड फाइनली बनाएंगे टोटल अमाउंट। ये हो गई अपनी क्वांटिटी, ये रेट पर यूनिट, एंड थर्ड कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। अब ये फॉर्मेट तो देखिए काफी बड़ा है, तो 2 पेज तो लगेंगे ही, तो दोनों पेज में हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट पर यूनिट, टोटल। चलिए अब बताइए सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज है उसका मटेरियल। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे लगता है अच्छा मटेरियल नहीं दिया है। तो सबसे मेन होता है मटेरियल, कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो किस चीज से बना है, उसके कंटेंट क्या है, वो आते हैं हमारे मटेरियल में। तो हमारा सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे पास पहले से कितना रॉ मटेरियल है, प्लस मैंने परचेज कितना किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पहले से कितना रॉ मटेरियल मेरे पास था, मैंने परचेज कितना कर लिया। और जब हम परचेज करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो आप मटेरियल चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर भी हम कुछ कुछ खर्चे तो जानते ही है ना, क्लास 11 में तो पढ़ा था हमने भैया, जैसे कि फ्रेट का पैसा परचेजेस में ऐड होता है, याद है। ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला होता है तो माइनस कर देते हैं भैया, ये सब तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो बस वही सब है परचेज में। फिर हम
फ्रेट का पैसा है तो ऐड करेंगे, फ्रेट इनवर्ड्स। कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। परचेज रिटर्न अगर हुआ है तो प्लस सॉरी माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अगर हो गया तो उसे भी परचेजेस में से हटा देंगे। एंड फाइनली हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ गए? तो पहले आपको देखना है कि रॉ मटेरियल आपके पास कितना था, परचेज करके और कितना आ गया। अब मेरे पास दुनिया भर का रॉ मटेरियल हो चुका है, अब उसमें से एंड में कितना बचा वो माइनस कर दीजिए, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा आपने कितना यूज किया। पहले से आपके पास क्या था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। परचेज करके कितना आ गया, सब मिला के रॉ मटेरियल हो गया। अब देखिए एंड में कितना बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसके अलावा तो सब कंज्यूम हो गया, तो जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे को मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आता है। देन अब डायरेक्ट मटेरियल आ गया तो क्या वो अपने आप गुड्स बन जाएगा? नहीं भैया, अपने आप तो गुड्स नहीं बनेगा, उसमें लेबर को काम करना पड़ेगा। गुड्स में काम करेंगे लेबर, तब जाके गुड्स में कुछ फिनिशिंग आएगी, मशीन चलाना पड़ेगा, तो लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा और लगता है। इसीलिए हम लेबर प्लस ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास आ गया है, अब क्या ये रॉ मटेरियल अपने आप फिनिश गुड्स बन जाएगा? नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में। तो कन्वर्ट करने का काम किसका है? हमारे लेबर, ओवरहेड्स का जो खर्चा लगता है, इन सब से गुड्स जाके कन्वर्ट होता है। तो सेकंड आइटम जो अब हमारा आता है दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर का मतलब फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो अगर आप वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें आप वेजेस दे रहे हो तो वो किसका पार्ट है? डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स को जो भी वेजेस हम पे कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। देन हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ना, जब भी कोई गुड्स आप बनाओ तो उसमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर खर्चा तो इसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए हुआ है, और वो खर्चा ना तो मटेरियल होना चाहिए ना लेबर होना चाहिए। अगर मटेरियल रहा तो डायरेक्ट मटेरियल में आ गया, लेबर का खर्चा रहा तो डायरेक्ट लेबर में आ गया। अब कोई ऐसा खर्चा जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वजह से ही लग रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे सपोज करिए ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को एक स्पेशल मशीनरी भाड़े पे लानी पड़ी, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को एक स्पेशल मशीनरी भाड़े पे लानी पड़ी, तो उसका जो मैं भाड़ा पे करूंगा वो मेरे लिए क्या है? क्या मटेरियल है? नहीं भैया, मटेरियल तो नहीं है। क्या वो मेरे लिए लेबर है? नहीं भैया, लेबर भी नहीं है। एंड वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, तो मीन्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि हाँ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से लग रहा है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। जो मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, इसमें देखिए ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो अब टी शर्ट किसी और फैक्ट्री में बना है, लेकिन टी शर्ट मैंने रेडीमेड खरीदा और किसी एक पर्टिकुलर आदमी को दिया इसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, तो एम्ब्रॉयडरी करने का जो चार्ज है वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो आदमी मेरे को कोई मटेरियल तो दे नहीं रहा है, ना वो मेरे लिए लेबर का खर्चा है। लेबर का खर्चा तब होगा जब वो आदमी सिर्फ मेरे लिए काम करे, नहीं वो तो थर्ड पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, सबके लिए काम कर रहा है। आप जाएंगे तो आपके लिए भी काम करेगा, मैं जाऊंगा तो मेरे लिए भी काम करेगा, तो ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? ना तो मटेरियल है ना लेबर है, दैट मीन्स एक्सपेंस है, और डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कोई भी स्पेशल एक्सपेंस जो होता है ना वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एनी काइंड ऑफ स्पेशल एक्सपेंस। तो इसमें हमारे पास आते हैं जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। भैया ये जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स क्या है? यही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कोई एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे एम्ब्रॉयडरी करना, उनका काम सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करने का है, तो मैंने उनसे एम्ब्रॉयडरी करवाई
तो उसका चार्ज मैंने दिया, तो जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। या फिर हायरिंग ऑफ कोई भी स्पेशल आइटम, हायरिंग ऑफ एनी स्पेशल इक्विपमेंट, ये सब हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट लाना कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए 3 मेजर खर्चे लगते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का जो टोटल होता है ना, उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो मेरे को अब मिल गया मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो हर एक सब डिवीजन को ना आप एक अलग कलर से लिख लीजिए, प्राइम कॉस्ट। चलिए पहले इतना लिख लीजिए। हाँ भैया लिख लिया हमने। अब प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब क्या खर्चा लगेगा भैया? अब ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा, सारे ओवरहेड्स के खर्चे लगने वाले हैं। तो गुड्स बनकर अब तैयार है। गुड्स कहाँ बना है? गुड्स बना है भाई साहब फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के खर्चे अब लगने वाले हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको नेक्स्ट पेज में नहीं लिखना है, आप तो जहां कंटिन्यू कर रहे हो प्राइम कॉस्ट के नीचे लिख दीजिए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब जो भी खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी खर्चा जो फैक्ट्री में लगता है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा ऐड किया तो मेरे को अब मिला ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कि इतना काम हुआ है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। भैया ये WIP क्या है? देखिए WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? एक ऐसा गुड्स जिसपे थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा है बाकी। इन गुड्स पे काम तो हुआ है लेकिन थोड़ा काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये रॉ मटेरियल है, काम तो कुछ ना कुछ हुआ है लेकिन पूरा फिनिश गुड्स बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब इनको मैंने ऐड और लेस क्यों किया? सिंपल कंसेप्ट है। हम क्लास 11 में या फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा मैचिंग प्रिंसिपल बोलकर। मैचिंग प्रिंसिपल याद है? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेवेन्यू आप अर्न करने वाले हो आपको एक्सपेंस भी सिर्फ उसी का लेना है। तो कोई ऐसा गुड्स है जो अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये तो अभी मेरे पास बनकर तैयार नहीं हुआ है, दैट मीन्स बिकेगा भी नहीं। अगर बन के तैयार नहीं हुआ है तो बिक भी नहीं पाएगा, और बिकेगा ही नहीं तो इसकी रेवेन्यू भी नहीं आएगी। तो इसके लिए जो एक्सपेंस लगा है उसे मैं इस साल नहीं लूंगा, उसे मैं इस साल नहीं लूंगा, इसलिए मैंने माइनस करके हटा दिया। तो भैया ओपनिंग स्टॉक को आपने क्यों लिया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पे काम हो चुका है, इस साल उस पर और काम होगा, वो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा तो बिक जाएगा, और बिक जाएगा तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मेरे को उसका एक्सपेंस लेना पड़ेगा ना। तो उसमें जो एक्सपेंस लगा था उसको मैंने ऐड कर दिया। एकदम क्लियर लॉजिक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस किया, तो मेरे को फाइनली मिल गया मेरा नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट नहीं, नेट वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट। और इस नेट वर्क्स कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं।
या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे नाम है इसके। नेट वर्क्स कॉस्ट, अब इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारे गुड्स, फैक्ट्री में बन गए, फैक्ट्री का गुड्स का खर्चा आ गया। अब इन गुड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी उन गुड्स की। तो अकाउंटिंग करने के लिए जो लोग हायर करूंगा मैं, वो तो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो तो मैनुअल काम नहीं करेंगे ना, वो तो कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे। तो उनका कहना है कि भैया हम फैक्ट्री में नहीं बैठेंगे, हमारे लिए एक अलग से जगह लो। तो एक अलग से जगह लेना पड़ा, दैट इज ऑफिस। तो ऑफिस का खर्चा आ गया, एडमिन एक्सपेंस अब ऐड करना पड़ेगा, प्लस एडमिन ओवरहेड्स। लेकिन यहां पे जो भी एडमिन ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे ना, ये सब मेरे प्रोडक्शन रिलेटेड नेचर के होने चाहिए। सारे एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड नेचर के होने चाहिए, प्रोडक्शन रिलेटेड। फिर हम ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्लस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। भैया ये सब खर्चे क्या क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हम लगाते हैं गुड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, कि गुड्स जो बन के आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का तो है ना, तभी तो हम उसे और आगे भेजेंगे बेचने के लिए। गुड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो अपना गुडविल क्यों खराब करेंगे, अभी उसको हटा देंगे। अच्छी क्वालिटी का है तभी वो आगे जाएगा, बिकेगा, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, ऐड कर दिया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड किया। हम कंटिन्यूअस बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं कि नए प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी कॉस्ट लग रहा है ऐड कर लिया। फिर है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। भैया अब ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होता है, पैकिंग कॉस्ट तो हम समझते हैं गुड्स को पैक करने का खर्चा। अब ये आप नई वर्ड्स लेके आ रहे हो, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। आपने टूथपेस्ट देखा है, बिल्कुल देखा है भैया, रोज ब्रश करते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। तो बस उसी टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, अगर वो ट्यूब नहीं होगा तो क्या वो प्रोडक्ट बिक पाएगा। भैया आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं, समझिए। आपने कोलगेट का एक पैकेट खरीद के आप लेकर आते हो घर, तो कोलगेट का जब पैकेट आप लेके आते हो तो एक कार्टून का बॉक्स आता है, उसके अंदर में वो ट्यूब होता है। तो सपोज करिए अगर वो कार्टून का बॉक्स नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट बिक तो सकता ही है, प्रोडक्ट बिक तो सकता ही है। दवाइयों के दुकान पे जो मरहम हमें मिलते हैं, सारे मरहम तो डब्बे में नहीं आते हैं, कुछ सिर्फ ट्यूब्स में भी आते हैं, तो वो तो बिकते ही हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ट्यूब में है तो वो बिक सकता है। तो ये जो ट्यूब है, अगर ट्यूब ही नहीं रहेगा तो क्या वो बिकने के स्टेट में है, नहीं। तो ये जो हमारा ट्यूब है दैट इज प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग। तो यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट। ऐसी पैकिंग जिसके बिना गुड्स बिक ही नहीं सकता है, वो हमारी प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट होती है, वो हमारी प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट होती है। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। एंड अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, जैसे मैंने बोला ना कि जो गुड्स बनकर तैयार हुआ उसके क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि गुड्स अच्छा क्वालिटी का है या नहीं। जो खराब क्वालिटी का होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो खराब क्वालिटी का गुड्स है, क्या वो बिक सकता है बाजार में, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो बिक जाएगा कुछ कम रेट में। तो अगर बिक जाएगा तो उसे बेच दीजिए, जो पैसा वहां से मिलेगा बेच के उसको माइनस कर दीजिए यहीं पर, इसलिए माइनस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर देंगे। तो एडमिन ओवरहेड लिया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिया, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट लिया, सेल ऑफ स्क्रैप यहां माइनस कर देंगे। तब जाके हमें मिलता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अब गुड्स बनकर तैयार हो गया है, अब गुड्स बनकर तैयार हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया अभी भी मेरे मन में एक डाउट है, क्या डाउट है, डाउट ये है कि ये जो ट्यूब्स है टूथपेस्ट का, इसके बिना तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो आप रख भी नहीं पाओगे, तो आप इसे ऊपर ही क्यों नहीं ऐड कर दे रहे हो।
जब आपने प्राइम कॉस्ट लगाया, मटेरियल लगाया, तभी तो ये आ जाना चाहिए कॉस्ट, ट्यूब का कॉस्ट तभी आ जाना चाहिए। जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा तो कॉस्ट तो उसी समय आ जाना चाहिए। तो पहले ऐसे ही होता था, लोग पहले प्राइम कॉस्ट में ही प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को ऐड कर देते थे। लेकिन धीरे 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 उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे अभी तो गुड्स बनकर तैयार हुआ ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हम माइनस कर रहे हैं ना, मींस अभी तक तो सारा गुड्स तैयार नहीं हुआ है। गुड्स बनकर तैयार कहाँ पे हो रहा है? गुड्स बनकर तैयार हो रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद। तो जो गुड्स बनके अभी तैयार ही नहीं हुआ है, जो WIP स्टेज में है, क्या हम उसको भी पैक कर दें? जो WIP स्टेज में है, क्या हम उसको भी पैक कर दें? अगर WIP स्टेज में जो गुड्स है उसको भी पैक कर देंगे, यहां पे अगर आपने सपोज करिए प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट ऐड कर दिया, तो उसका इफेक्ट तो आपके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में आएगा। इफेक्ट तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में आएगा ना। कैसे आएगा भैया? देखिए, अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखिएगा नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस समझिए। जो ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, अगर आप इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में आ गया, और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से ही तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की वैल्यू आती है। सपोज करिए ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 100 यूनिट्स का 1000 है, 100 यूनिट्स का ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 1000 है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं है WIP में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में 10 यूनिट्स हैं, तो ये जो 10 है इसके हिसाब से तो वैल्यू आएगी। 100 यूनिट्स की वैल्यू 1000 है, मतलब 10 रुपीज पर यूनिट का रेट है, तो ये 10 इंटू 10 100 रुपीज वैल्यू आई। क्लोजिंग स्टॉक की मैंने माइनस किया तो मेरे को नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिला। तो सोचिए आप खुद, जो गुड्स अभी तक बन के तैयार ही नहीं हुआ है उसमें भी पैकिंग का खर्चा तो आ गया। प्राइम कॉस्ट है मेरी 900, पैकिंग का 100 रुपये लगता है, सब मिला के 1000 लगा है। तो अब जो गुड्स बनकर तैयार ही नहीं हुआ है उसको भी मैंने पैक कर दिया है, इसलिए प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम यहां पर नहीं लेंगे। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट यहां पर नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट फिर आपके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में आ जाएगा। तो ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस मैंने आपके नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो ये मैटर ही नहीं करता है, ये बस नॉलेज के लिए समझा दिया कि एकदम डीप में कभी आप सोचो तो आपके मन में ये थिंकिंग आ सकती है कि जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा लगा तभी तो पैकिंग हो जानी चाहिए थी। नहीं, तब हम पैकिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। जब गुड्स पूरा बन के तैयार होगा उसके बाद ही तो उसमें पैकिंग होगी ना, उसका पैकिंग का खर्चा तो बाद में लगेगा। अब मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स बनकर तैयार हो गए। अब गुड्स बनकर तैयार हो गए तो क्या जो गुड्स बनके तैयार हो गए वो बिक जाएंगे? उतने ही गुड्स आप बेच सकते हो। सपोज करिए कि आपने 1000 यूनिट्स बना लिए, 1000 यूनिट्स बना लिए, तो क्या आप एग्जैक्टली 1000 यूनिट्स ही बेच पाओगे? उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बेच पाओगे। कैसे बेचेंगे भैया उससे ज्यादा या कम? कम तो बेच सकते हैं, चलिए ठीक है, समझ में आता है कि 1000 यूनिट्स बनाया, सब नहीं बेचा, लेकिन ज्यादा कैसे बेच सकते हैं? ज्यादा भी बेच सकते हैं अगर आपके पास पहले से है तो देख लीजिए पहले से भी कुछ गुड्स है क्या, प्लस करिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक में कुछ है ऐड करिए, और माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भैया क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। क्या लॉजिक? वही मैचिंग प्रिंसिपल। जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो तो अभी बिकेगा नहीं, और जब वो अभी बिकेगा नहीं तो उसका खर्चा मैं अपने PL में नहीं दिखाऊंगा। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो गुड्स बिक गया उसी का कॉस्ट आना चाहिए PL में। तो ये माइनस हो गया, मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स बिका है उसकी कॉस्ट है ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी। फिर हम ऐड करेंगे बेचने में क्या खर्चा लगा। भैया बेचने में भी खर्चा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मार्केटिंग का तो खर्चा लगता ही है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता है या नहीं, सेलिंग कमीशन लगता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयरहाउस रखते हैं, तो वो सब किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही तो पार्ट है। ऐड करेंगे,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बेचने के लिए जो खर्चा लग रहा है, ओवरहेड। ऊपर में आपको याद है मैंने ऐड करवाया था एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड। तो अगर एडमिन ओवरहेड भैया नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है तो मन में तो आएगा ना, प्रोडक्शन रिलेटेड है तो उधर ऐड हो गया, अब नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है तो क्या करेंगे भैया, हमारे मन में इतना डाउट आता ही नहीं है, आप जबरदस्ती डाउट क्रिएट कर रहे हो, तो डाउट क्रिएट करना पड़ेगा ना, अभी तो आप एकदम नन्हे मुन्ने बालक हो, इस चैप्टर को अभी पढ़ना शुरू किया है तो पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना होगा ना। एडमिन ओवरहेड नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड, जो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, इसे हम जनरल ओवरहेड्स भी कहते हैं, जनरल एडमिन ओवरहेड्स। अगर हमारा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद ऐड करते हैं। और ये चीज प्लीज याद रखिएगा, आपका इंस्टीट्यूट आपको फंसाएगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि एडमिन ओवरहेड्स आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसका मतलब एडमिन ओवरहेड्स जनरल नेचर का है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। फिर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये दोनों आइटम्स स्टार मार्क कर लीजिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता था, लेकिन एक अमेंडमेंट आया अभी थोड़े दिनों पहले, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस अब आपके कॉस्ट शीट में आने लगा है। पहले हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते थे, तो आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जो भी सोल्यूशन है जहां पे इंटरेस्ट का कॉस्ट है, उसने इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंटरेस्ट कॉस्ट को इग्नोर कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब बुक छपी थी तब नहीं कंसिडर किया जाता था, अब कंसिडर करने लगे हैं। तो भैया हम क्या करेंगे एग्जाम में, देखिए दो बातें हैं। पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस एग्जाम में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो आप क्यों पढ़ा रहे हो भैया, अब आ भी सकता है, मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस एग्जाम में आ भी सकता है। आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट शीट का पार्ट बनाना है और आपको नोट लिख देना है कि एज इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नाउ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, आई एम कंसिडरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी पार्ट ऑफ माई कॉस्ट शीट। बस ये आप नोट लिख देंगे कि अब जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट शीट में आने लगा है, तो मैंने भी कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंक्लूड कर दिया है। सिंपल, एकदम क्लियर लॉजिक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, फिर फाइनली हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिलेगा सेल्स, मिलेगा सेल्स। चलिए अब इसे आप जल्दी से एक बार बना लीजिए, पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, सब सही है तो जल्दी से एक बार पूरा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का दोहराते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऐड करेंगे, फ्रेट कुछ है तो ऐड कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला है माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न हुआ है माइनस कर देंगे, एंड फाइनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, अगर आपका यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है तो उसे भी माइनस कर दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम जब रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं ना, तो वो रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि क्या ये रॉ मटेरियल बिक सकता है, तो सस्ते रेट में बेच देते हैं। अगर रॉ मटेरियल का सेल ऑफ स्क्रैप है तो वो यहीं पे माइनस हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहीं पे आप माइनस कर दीजिए। रॉ मटेरियल का स्क्रैप है तो यहीं पे माइनस हो जाएगा, और अगर फिनिश गुड्स का स्क्रैप था तो वो नीचे माइनस हो रहा था, सेल ऑफ स्क्रैप, ध्यान रखना इस चीज का। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिला, फिर हम डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट मिल गया, प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो मिलता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस,
क्लोजिंग WIP लेस किया तो मेरे को मिल गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिन ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है उन्हें ऐड करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करेंगे, प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट ऐड करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप कुछ है माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है। देन उसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, इंटरेस्ट एक्सपेंस और एडमिन ओवरहेड्स अगर नॉन प्रोडक्शन नेचर का है तो, एडमिन ओवरहेड्स नॉन प्रोडक्शन नेचर का है तो ऐड कर देंगे। फाइनली मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे मन में डाउट है, भैया आपने प्राइमरी पैकिंग के बारे में तो हमें बता दिया कि जो ट्यूब है उसका कॉस्ट ऊपर ऐड होता है, जो कार्टून है उसका कॉस्ट कहाँ ऐड होगा? बिल्कुल सही बात है, तो वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, सेलिंग सेकेंडरी पैकेजिंग जो है, सेकेंडरी पैकेजिंग ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है, बेचने के लिए अलग से लगता है। समझ गए? क्लियर एकदम। फिर एक डाउट और मन में आना चाहिए, भैया बहुत डाउट आप क्रिएट कर रहे हो, हमें तो डाउट आ नहीं रहा है, आप क्रिएट करते जा रहे हो। डाउट ये आना चाहिए कि जब एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड भी ऐड किया है, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड भी ऐड करवाया ही है, तो अलग अलग क्यों कर रहे हो? हमारी मेहनत क्यों बढ़वा रहे हो आप? प्रोडक्शन रिलेटेड भी आप ऐड करवाते हो, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड भी ऐड करवाते हो, तो फायदा क्या है अलग अलग करने का? काम ही तो बढ़ रहा है हमारा। क्यों करवाते हैं समझिए। सपोज करिए ना आपका एडमिन ओवरहेड्स, एकदम ध्यान से समझिएगा, एडमिन ओवरहेड्स आपका 1000 है, 1000 है, इसमें से 500 प्रोडक्शन रिलेटेड है और 500 नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है। लिखिए मत, बस समझ लीजिए मेरे साथ। एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड 500 है और नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड 500 है। तो पहला केस में मैं ये करता हूं कि सारे एडमिन ओवरहेड्स एक साथ लिख देता हूं, सारे एडमिन ओवरहेड्स एक जगह ऐड कर देता हूं। आपकी जो मन में डाउट आ रही है उसको सॉल्व करता हूं कि अलग अलग नहीं करके एक बार में ऐड कर दिया। सपोज कर लीजिए 100 यूनिट्स बनाए हैं मैंने और इसकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1000 है। 100 यूनिट्स बनाए, 1000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। एडमिन ओवरहेड मैंने सारा एक साथ ऐड कर दिया, सारा एक साथ ऐड कर दिया। कितना है एडमिन ओवरहेड? सब मिला के 1000 है। ठीक है, ऐड कर दीजिए भैया, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 100 यूनिट्स का 2000। एकदम क्लियर लॉजिक है। 100 यूनिट्स था, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1000 और एडमिन ओवरहेड 1000, तो सब मिला के 2000 रुपए आ गया। और ये एडमिन ओवरहेड में सब कुछ इंक्लूडेड है। और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक में 10 यूनिट्स हैं। तो वैल्यू कैसे आने वाली है? सेम वही लॉजिक जो WIP में मैंने आपको दिया। 100 यूनिट्स की कॉस्ट 2000 है, तो हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई? 20 रुपीज़। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू 20 रुपीज़ है, 200 मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया 1800। फाइनली लास्ट में सब कुछ ऐड करके भी 1800 ही मिलेगा, क्योंकि और तो कोई कॉस्ट नहीं है, और कोई कॉस्ट नहीं है। अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं, अलग अलग ऐड करते हैं, तब क्या चेंज आ रहा है? कलर अलग कर लीजिए। यहाँ पे 100 यूनिट्स है, 1000 की नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। अब एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड मैंने अलग ऐड किया, तो 500 ऐड किया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500 आने वाली है। 1500 के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 15 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक में 15 के हिसाब से 10 इंटू 15 150 की कॉस्ट माइनस कर दिया। 1500 में से 150 चला गया, 1350 बचा। फिर यहाँ पे एडमिन ओवरहेड्स जो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है उसे ऐड करते हैं, तो 1350 प्लस 500 ये होगा 1850। देखिए डिफरेंस आ गया ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसलिए अलग अलग ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंज आ जाता है, बाकी सब तो ठीक रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए गड़बड़ हो गई। जब हमने एडमिन ओवरहेड सारा एक साथ ऐड कर दिया था तब हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 200, लेकिन जब अलग अलग ऐड किया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 150। सेम लॉजिक जो WIP में मैंने दिया।
अभी जो एडमिन ओवरहेड है वो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अभी सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्यों जाएगा नॉन प्रोडक्शन रिलेशन का ओवरहेड्स? जो नॉन प्रोडक्शन नेचर का एडमिन ओवरहेड्स है वो क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए जब क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट हो जाता है उसके बाद हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोडक्शन नेचर का है। ये एडमिन ओवरहेड सिर्फ तब लगता है जब हम गुड्स बेचते हैं, तो जो गुड्स बिकता है उन पे ही लगना चाहिए, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक पे इसकी इफेक्ट ना आए, इसलिए हम बाद में ऐड करते हैं। अब आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये पार्ट अगर आपको लिखना है तो आप दो अलग अलग पेन से लिख सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मन में डाउट आ सकता है किसी स्टूडेंट का, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एडमिन ओवरहेड दो तरीके का है, एक है प्रोडक्शन रिलेटेड, एक है मार्केटिंग रिलेटेड या फिर नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड। नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड तो मार्केटिंग रिलेटेड था तो कहां पे आता? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, नीचे में ऐड किया था। और अगर मार्केटिंग नेचर का नहीं है, प्रोडक्शन नेचर का है, तो फिर आप उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना दोगे। और एग्जाम में मेंशन्ड नहीं है, नहीं मेंशन्ड है तो आपको एडमिन ओवरहेड्स मानकर चलना है कि सारा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है। इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू हैव टू एज्यूम दैट ऑल दी एडमिन ओवरहेड्स इज ऑफ प्रोडक्शन नेचर। सारा एडमिन ओवरहेड जो है हमारा वो प्रोडक्शन नेचर का ही है। तो क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, आप मानेंगे कि एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन नेचर का है। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking and revision. This is your sure path to pass.